हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, वो है यशपाल कमेटी 2009। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यशपाल कमेटी के बारे में। पहले तो समझेंगे यशपाल कमेटी का इंट्रोडक्शन, कैसे सेटअप हुआ था, कौन सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया था, फिर ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर हम लोग रिकमेंडेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन होगा यहाँ पर। यशपाल कमेटी इन द ईयर 2009, ध्यान से देखिए 2009 लिखा है। क्यों मैं बोल रही हूँ 2009 को, ध्यान से देखिए, बाद में पता चलेगा। अच्छा, पहले बोलती हूँ 2009 पर क्या हुआ था। 2009 पर उन्होंने द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD had set up a committee on higher education known as यशपाल कमेटी। So basically MHRD एक कमेटी सेटअप किया था जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और उस कमेटी का नाम है यशपाल कमेटी। अच्छा, अब कंपेयर कीजिए जो हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी को स्टडी किए थे। जस्टिस वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड था लर्नर्स? टीचर एजुकेशन से रिलेटेड था, राइट। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म पर लिख रही हूँ। और ये जो यशपाल कमेटी है ये किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। याद रहे क्या कि हायर एजुकेशन के से रिलेटेड यशपाल कमेटी और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जस्टिस वर्मा कमेटी। अच्छा, अब नेक्स्ट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो यशपाल कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? डॉक्टर यशपाल। बहुत इजी नेम है, यशपाल कमेटी और चेयरमैन का नाम भी यशपाल, क्योंकि जो चेयरमैन होती है उसके नाम अनुसार ही हमारी कमेटी का नेम होती है। और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया किसके लिए? जो हायर एजुकेशन पर एग्जामिन प्रोसीड्यूर होती है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या फिर उसको रिफॉर्म किया जाए। सो बेसिकली टू रिफॉर्म द एग्जामिनेशन यशपाल कमेटी constituted that. Clear? Next क्या है? यशपाल was a globally renowned physics academic and higher education reformer. तो यहाँ पर उन्होंने कौन से रिफॉर्म किया है वो चीज़ बोली है। ये पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी देख लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है नेट के लिए। In its report, the यशपाल कमेटी let emphasize, अब कौन सी एरिया के ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया है? उन्होंने एम्फसाइज किया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर और स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर। दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पढ़ाई हो रही है उसका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, चाहे वो करिकुलम में हो, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो मेथड्स में हो या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक चीज़ में जो स्ट्रक्चर होती है उसको चेंज किया जाए। अब कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस किया है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने चेंजेस किया है वो रिकमेंडेशन और जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 चीज़ हम लोगों ने देखा जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि यशपाल कमेटी को यहाँ पर सेटअप किया है किसने? MHRD ने। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, MHRD इसका सेटअप किया है। अच्छा, वेरी गुड। अब ये जो किसको सेटअप किया है? यशपाल कमेटी को। YC लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब YC किससे रिलेटेड है? YC इज इक्वल टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, फाइन। अच्छा, अब सेकेंड क्या होगा? अब ये जो यशपाल कमेटी है, ये यशपाल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है किसको? एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना। सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, एग्जाम लिख देती हूँ, एग्जामिनेशन सिस्टम। अच्छा, ये हो गई आपकी सेकंड और थर्ड जो भी कहिए। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट होगा आपकी, ये एम्फसाइज किया है किसके ऊपर? यहाँ से एक देती हुई यहाँ पर, ठीक है। एक होता है रिफॉर्म करना, थर्ड होगा आपकी एम्फसाइज करना। तो एम्फसाइज किया है किसके ऊपर? एम्फसाइज किया है आपकी यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम के ऊपर, सॉरी स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो ये
3 पॉइंट्स याद रखेंगे आप लोग, बहुत आसान है, मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझा दिया है, देखिए ये सब मैं मिटा देती हूँ। चलिए सिर्फ डायग्राम को फॉलो कीजिए जो जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पर एक होगा रिफॉर्म करना, दूसरा होगा एम्फसाइज करना, ठीक है। एम्फसाइज करेंगे यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस को, और रिफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन को। यशपाल कमिटी सेटअप किया है एमएचआरडी ने। यशपाल कमिटी रिलेटेड है हायर एजुकेशन से, और जो हमारी जस्टिस वर्मा कमिटी है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो किससे रिलेटेड है? टीचर एजुकेशन से। स्लाइड किया, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्या क्या है इसमें। इन द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, इट वॉज रिकमेंडेड दैट, मतलब जो फाइनल रिपोर्ट यशपाल कमिटी से सबमिट हुआ था MHRD पर, वहां पर ये रिकमेंड था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ध्यान से समझना, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को अबंडन मतलब बंद किया जाएगा, ठीक है। ना तो पहली बात तो 2 ऑप्शन दिया था उन्होंने, एक ऑप्शन की बंद कर दो, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, इसके विरुद्ध थे डीम्ड यूनिवर्सिटी का। एंड उन्होंने और एक चीज कहा कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी देख रही है कि हाँ ये बहुत ज्यादा कैपेबल है, ये अच्छा है ये यूनिवर्सिटी, तो उसको फुल फ्लेजेड करने का परमिशन दो। तो आइदर फुल फ्लेजेड करो, नहीं तो क्लोज कर दो, ये 2 उन्होंने ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट क्या है कि द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट GRE, अच्छा GRE का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, कितना ग्रेजुएट हो रही है, लाइक टेस्ट नीड्स टू बी इवॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो कितना स्टूडेंट्स, कितना परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रही है, इसको देखना। The committee recommended that bodies like the NCTE, AICT, UGC, ठीक है, and others must be replaced by a commission for higher education and research, a 7-member body, मतलब इस तीनों चीजों को रिप्लेस करके एक ही बॉडी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे CHER, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अच्छा, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं पेपर 1 में, ठीक है, क्योंकि ये जो इजी पॉइंट्स है ना, CHER का फुल फॉर्म या फिर NCT का फुल फॉर्म, AICT का फुल फॉर्म, ये आपकी सब्जेक्टिव फील्ड पर ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये पता है कि ये आप लोगों को पता होगा एज एजुकेशन स्टूडेंट, मगर जो पेपर 1 है उसके लिए ये आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ये जो फुल फॉर्म है इसको ध्यान से पढ़ के जाना। CHER, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, किसने किया था, किसने रिकमेंड किया था? यशपाल कमिटी ने। किसको रिप्लेसमेंट करते हुए? NCTE, AICTE, UGC, इन सभी को रिप्लेस करके एक बॉडी होगा, 7 मेंबर की बॉडी होगा, जो कि एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स है। वन सेकेंड। To make universities the knowledge hub by connecting research body with university, मतलब आपको क्या करना होगा? रिसर्च को, देखिए जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतना ज़्यादा इनोवेशन आएगा, उतना ज़्यादा हमारी कंट्री डेवलप करेगा, कंट्री के अंदर की जो इंसान है वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ले सकेंगे। तो रिसर्च के ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया है। उन्होंने IITS, IIMS पर कहा है कि स्कॉलर्स फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स, मतलब IIT, IIM पर जो करिकुलम है उसमें भी लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। To make provision of experience which is taught through syllabus of particular course, मतलब कि जो भी प्रोविजन ऑफ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, सिलेबस ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स को लेके। टू मेक प्रोविजन, एक प्रोविजन बनाया जाएगा ऑफ एटलीस्ट मिनिमम सेटअप ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, मतलब हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर करना ही होगा।
नेक्स्ट, टू हेल्प हायर एजुकेशन टू कैरीड आउट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल लेवल एजुकेशन के लिए, किसके लिए, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, दैट मीन्स स्कूल लेवल एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा है कि टीचर ट्रेनिंग जैसे कि BEd, DLEd, DEd, जो मैंने जस्टिस वर्मा कमेटी में भी बताया था वही चीज़ बोला जा रहा है कि हायर स्कूल लेवल पर अगर स्कूल लेवल के लिए अगर टीचर ट्रेनिंग लेंगे स्टूडेंट्स तो वही चीज़ देखिए वहाँ पर इस दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या है इस पॉइंट में और उस पॉइंट में, यहाँ पर बोला गया कि स्कूल एजुकेशन होती है प्राइमरी टू आपकी हायर सेकेंडरी तक, राइट। तो ये जो क्लास 1 से क्लास 12 तक जो प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर अगर टीचर ट्रेंड होगा तो वो फायदेमंद होगा आपकी हायर एजुकेशन के लिए, ये यशपाल कमेटी ने कहा था। मगर जस्टिस वर्मा कमेटी ने हायर एजुकेशन के ऊपर कोई जोर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कहा कि हाँ प्राइमरी टू सेकेंडरी तक ये कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा, उन्होंने भी ट्रेनिंग की बात किया है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग की बात किया है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन ऐड किया है कि अगर ट्रेंड होगा तो वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या फिर फायदेमंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू हेल्प प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी ठीक ठाक होगा तो इंस्टीट्यूशन भी अच्छे से चलेगा, हेल्पफुल होगा वो। टू मेक ऑल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जितना भी वोकेशनल कोर्सेज होती है वो भी एक यूनिवर्सिटी की पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ जनरल कोर्सेज जैसे कि एजुकेशन कह लीजिए, बंगाली, हिंदी या फिर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये एक जनरल सब्जेक्ट है। इन सभी जितना भी डिसिप्लिन, जितना भी सब्जेक्ट्स होती है सभी क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ने का मतलब वही कॉलेज किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो यहाँ पर ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होती है जहाँ पर हम लोग ग्रेजुएट करते हैं देन उस यूनिवर्सिटी पर मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग इसी जनरल सब्जेक्ट्स को लेके कोई ऑनर्स कर रहे, कोई मास्टर्स कर रहे, कोई PhD कर रहे या फिर कोई B.Ed कर रहे, ऐसे हम लोग जानते हैं। मगर जब वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जैसे आप लोग कह लीजिए एनिमेशन करना या फिर जो होटल मैनेजमेंट कोर्स होती है, ये सभी चीज़ भी वोकेशनल एक कोर्स है। तो ये कोर्स भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर होना चाहिए, ठीक है, अंतर्गत होना चाहिए, तभी अच्छे से हायर एजुकेशन या फिर वो कोर्स भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड होगा एंड हेल्पफुल होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। क्लियर? To help university to take steps to reduce gender, class and caste. Obviously कि कोई gender class के लिए मतलब पढ़ने का अपॉर्चुनिटी ना जाए, सभी को इक्वल तरीके से देखा जाए, ये चीज़ भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। अच्छा, अब जो मैंने बताया था कि 2009 यशपाल कमेटी, इसको ध्यान से देखो, मैंने कहा था क्यों कहा था, अब इस स्लाइड पर देखिए। 1993 पर एक हुआ था और 2009 पर एक हुआ था कमेटी, ठीक है, जहां पर चेयरमैन दोनों जगह पर ही डॉक्टर यशपाल ही थे। अब देखो, और कमेटी का नाम भी यशपाल कमेटी ही था, ठीक है। यशपाल कमेटी 1993 पर और 2009 दोनों पर था। अब 1993 पर क्या है देखिए, यशपाल कमेटी को हम नेशनल एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, मगर जब 2009 हुआ तब कमिटी टू एडवाइज ऑन रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए वो रिनोवेशन एंड रिजुवेशन बन गया। मगर 1993 पर क्या था, यशपाल कमेटी एक नेशनल लेवल पर सिर्फ एडवाइस दे सकती थी, ऐसा कमेटी था, ठीक है। अच्छा, अब 2009 की रिपोर्ट में यशपाल कमेटी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन हुआ था और 1993 पर जब एडवाइजरी कमेटी था तब रिपोर्ट में क्या आया था, लर्निंग विदाउट बर्डन आया था, ठीक है। रिपोर्ट में
अच्छा, 2009 का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एडवाइज ऑन रिनोवेशन एंड रिज्यूवेशन ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, रिनोवेशन एंड रिज्यूवेशन दिया जाएगा, ऐसा एडवाइस किया गया था हायर एजुकेशन के ऊपर। मगर जब 1993 की बात आई तब क्या हुआ था 1993 में? टू एडवाइज ऑन द वेज ऑफ मीन्स एंड रिड्यूस टू द लोड ऑन द स्कूल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल, particularly the young students, while improving the quality of learning, including the capability for lifelong self-learning and skill formulation। मतलब समझाती हूँ, देखिए 1993 पर जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब लर्निंग होना चाहिए, मतलब बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोझ नहीं बनना चाहिए लर्निंग। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि स्कूल्स बैग को स्मॉल कर दो, यहाँ पर उतना ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, रिड्यूस द लोड। देखिए यहाँ पर क्या है, रिड्यूस द लोड, मतलब देखना क्लास 5 क्लास 6 की जो बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा भारी बैग लेके स्कूल जाते हैं ना, तो उसको क्या किया जा रहा है, उस लेवल की स्टूडेंट्स को, बच्चे को कितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो उस प्रेशराइजेशन से वो बहुत ना करते कि इतना ज़्यादा प्रेशर मत दो, ठीक है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। उनका मानना था कि ज़्यादा लोड ना देके अगर हम लोग क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दे, अगर वो चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना तो बहुत ज़्यादा इम्पोज करके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, देखिए इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अच्छा क्वालिटी ऑफ लर्निंग पर क्या क्या इंक्लूड होगा? उन्होंने कहा था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेल्फ लर्निंग एंड स्किल फॉर्मुलेशन, मतलब अगर खुद के इंटरेस्ट से अगर वो कुछ सीख सकते तो वो बहुत स्किलफुल होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या है देखिए, और कहा था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब ये नहीं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना छोड़ दूंगी बस मेरा लर्निंग खत्म हो गया, नहीं, अगर जितना ज़्यादा आप सेल्फ लर्निंग करोगे, खुद से सीखोगे हर एक चीज़, देखने की इंटरेस्ट आती है, अच्छा ये करूँ तो क्या होगा, एक इनोवेशन आ जाती है, अंदर से खुद से सेल्फ मोटिवेशन आ जाती है। तो वही सेल्फ लर्निंग करके लर्निंग को लाइफ लॉन्ग किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। तो 1993 पर उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग के ऊपर जोर दिया था कि सेल्फ लर्निंग करना सीखो। और उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, ये कहा था, और उन्होंने कहा था स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने और एक कहा था स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। और ये दो पार्ट किसके अंतर्गत होगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अंतर्गत होगा। ठीक है, और जो लोड है स्टूडेंट्स की उसको रिड्यूस करना होगा, ये 1993 में उन्होंने कहा था। और 2009 में रिनोवेशन मतलब संस्कार करना होगा, और रिज्यूवेशन मतलब कोई न्यू इनोवेशन लेके आना होगा हायर एजुकेशन पर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग रिकमेंडेशन के ऊपर पढ़ेंगे। इट वॉज रिकमेंडेड दैट दिस न्यू रेगुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स है, ठीक है, उन सभी प्रेशर से मुक्त होना चाहिए। देखना कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इतना यूनियन होती है, मारपीट होती है, टीचर को ठीक तरीके से सम्मान नहीं किया जाता। तो ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, इस प्रेशर को यहाँ पर फ्री, मतलब पॉलिटिक्स एजुकेशन में नहीं आएगा, उसका मतलब यशपाल जी का मानना था। ठीक है, The position of the chairman of CHER was recommended to be the parallel to that of the election commissioners। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एजुकेशन एक जगह जाएगा और इलेक्शन जो है, जो पॉलिटिक्स है, वो पैरेलल ही जाएगा, कभी मीट नहीं होगा। पैरेलल का मतलब क्या होती है, देखिए ये एजुकेशन जा रहा है और ये पॉलिटिक्स जा रही है। ठीक है, तो दोनों चलते ही जाएगा, कभी भी मीट नहीं होगा, यहाँ पर मीट नहीं होगा, दोनों पैरेलल ही चलेगा। ठीक है, साथ साथ चलेगा। It was recommended that university must take up all the academic responsibility। यूनिवर्सिटी क्या करेगा, सभी कॉलेजेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेगा।
restricting the jurisdiction of other regulators such as the Bar Council of India, Medical Council of India to administrative matters alone. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा जुरिस्डिक्शन होगा जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किया जाएगा, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एटसेट्रा. The report said that IIT and IIM पर encourage किया जाएगा कि उसकी जो स्कोप है, ठीक है, जैसे कि सिर्फ IIT पर और IIM पर उनके रिलेटेड सब्जेक्ट ना हो के अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल में, और एक बार दिखा दी लिटरेचर, देखिए यहाँ पर लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स, अगर ये सभी सब्जेक्ट भी अगर इंक्लूड होती है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, स्कोप अच्छा होगा और फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी होगा. ठीक है, नेक्स्ट अ फ्यू मेजर रिकमेंडेशन, और भी बहुत सारी है. अच्छा, अब देखिए अब क्या हो रही है, 1993 पर कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2009 के ऊपर जितना रिकमेंडेशन था वो पढ़ लिया. ठीक है, अब हम लोग 1993 का कुछ रिकमेंडेशन देखेंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि करिकुलम में कुछ फ्रेमिंग मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, टेक्स्ट बुक को डिसेंट्रलाइज्ड एंड इन्वॉल्व मोर टीचर्स, टीचर को ज्यादा से ज्यादातर इन्वॉल्व करो स्कूल में, टेक्स्ट बुक को, करिकुलम को रिफॉर्म करो. Education committees should be constituted at the village, block and district level. तो education committee कहाँ कहाँ पर होगा, village पर होगा, block पर होगा, district level पर होगा. The jurisdiction of the CBSE should be restricted to KVS and the Navodaya Vidyalaya only. ठीक है, and all other schools should be affiliated with the respective state boards. मतलब ये सब कुछ केंद्रीय विद्यालय होगा. ठीक है, ये restricted नहीं होगा, मगर others restricted का यहाँ पर मतलब होते है कोई affiliated यहाँ पर यूनिवर्सिटी या स्कूल्स नहीं होगा. यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय होती है, नवोदय विद्यालय होती है जो केंद्र में होती है, तो वहां पर कोई भी एफिलिएटेड स्टेट बोर्ड नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हर एक स्टेट का कुछ एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं. जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल पर रहती हूँ तो मेरी वेस्ट बंगाल बोर्ड होगा. ठीक है, अगर कोई दिल्ली की स्कूल जो होती है, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड होती है ना, तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ पर जो भी स्टेट पर रहती है स्टेट बोर्ड की एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए, मगर ये जो केवीएस है और नवोदय विद्यालय है वो कोई स्टेट से रिलेटेड एफिलिएटेड बोर्ड नहीं होगा. Interview test and the interviews for the nursery admission should be done away with. ठीक है, इंटरव्यू भी लेना होगा, इंटरव्यू टेस्ट करना होगा. The norms for giving private schools recognition need to be more stringent and avoid commercialization. देखना प्राइवेट स्कूल पर बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, राइट, तो ये जो कमर्शियलाइजेशन है कि अगर ये इतना फीस देंगे इतना ज़्यादा तो ही इसको मैं एडमिट करूँगी स्कूल पर, तो ये जो उतना हाई जो फीस है, इतना हाई फीस ना लेके एक मिडिल में रखो जो कि सभी वो पॉकेट परमिट हो सके उस खुद के बच्चे को उस स्कूल में एडमिट करने के लिए. There should be no compulsion for school children to carry heavy books. मतलब heavy book लेके जाना ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है. प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन एनी होमवर्क, उनको होमवर्क मत दो उनको. एंड इवन फॉर द हायर क्लासेस शुड बी नॉन टेक्सचुअलाइज. अगर टेक्सचुअलाइज ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है हायर एजुकेशन के लिए. होमवर्क मत दो, इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज ना करो, जॉयफुल लर्निंग हो, ये उन्होंने कहा है. टीचर पीपल रेशियो 1:30 होना चाहिए. ठीक है, ग्रेटर यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करो. इट ऑल्सो रिकमेंडेड द स्टेप ऑफ इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया था. तो देखिए यशपाल कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उन्होंने 1993 एंड जो 2009 पर किया था, मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने बता दिया.
अगर कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, अगर समझ में भी आ गई है तो भी बताना, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑब्वियसली मैं जो बात हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।